ईमानदारी से अगर मैं बताऊँ तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें बीजेपी ने बहुत अच्छी की हैं, जो 76 वर्षों में कभी नहीं हुई। लोग बोल रहे हैं महँगाई बढ़ रही है ना? तो सड़क पर आप जिस समय ऑफ़िस छूटते हैं, उस समय इतना ट्रैफ़िक होता है 4 पहिया वाहनों का, अगर महँगाई है तो 4 पहिया वाहन कहाँ से? यार मैं मानती हूँ महँगाई बढ़ी है, लेकिन डेवलपमेंट भी तो उसी हिसाब से हो रहा है। आप अपनी काबिलियत दिखाइए निजीकरण में लोग यहाँ पे सरकारी नौकरी करके 50,000 60,000 रुपए के लिए लोग तरसते हैं ना कि किसी भी तरह से सरकारी नौकरी लग जाए और हमें 50,000 रुपए महीना आने लगे। मैं आज राजनीति में हूँ, इससे पहले मैंने 12 साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम किया है। 90,000 रुपए मैंने प्राइवेट सेक्टर से सैलरी उठाई है। पिछले कई महीने से पूरे बिहार के हर एक जिलों में शोषित वंचित जागरण महारैली हो रही थी और आज उसका समापन जो है बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में हुआ। और अभी हम पटना के गांधी मैदान के उसी मंच पर हैं जहां पर ओपी राजभर और उनके पुत्र जो है अरविंद राजभर जी जो है संबोधित करके गए। और पूरे बिहार भर के जितने भी राजभर रजवार समुदाय के जो लोग थे, तमाम लोग जो आए थे और लाखों की संख्या में लोगों का यहाँ पर जैन सैलाब उमड़ा था। फिलहाल इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए महिला मंच की प्रदेश अध्यक्ष हैं अंजलि राजभर जी। पहले तो स्वागत है जनतंत्र खबर में। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। ये बताइए मैम कि लाखों की संख्या आज आई थी यहाँ पर, ये किस बात की संकेत थी? देखिए, ये जो रैली हुई थी ये शोषित वंचित जागरण महारैली थी। शोषित वंचित का मतलब ये है कि आज़ादी के 76 वर्ष हो गए, हम लोग 77वें वर्ष में आ चुके हैं। और सन 52 से लगातार हम लोग किसी न किसी को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन आज भी समाज में कितने ऐसे लोग हैं जिनको उनका हक और अधिकार नहीं मिला है। तो उन लोगों को जागरूक करना और उनको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने को सिखाने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया था। लेकिन मैम जिस शोषित वंचित की आप बात कर रहे हैं, बिहार में बहुत सारी पार्टियां जो शोषित वंचित की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में लोग आपके साथ कैसे स्टैंड करेंगे? देखिए, लोगों को समझ में तो आ गया है जो अभी जातिगत जनगणना हुई, इसमें कितना यही जो सरकार है, आज की सरकार ने ही एक समय नारा लगाया था 15-85 का कि 15 को हटाना है और 85 को ला करके अपने राज्य को या देश को किसी भी तरह से आगे बढ़ाना है। जब 85 को आपने मिलाया और 15-85 का नारा लगाया तो 85 में सभी जातियाँ आती हैं, तो बाकी की जातियों के साथ आपने सौतेला व्यवहार क्यों किया? आपको सभी के कल्याण और उत्थान के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन मैं हर गाँव में जा रही हूँ, हर जिलों में जा रही हूँ, लोगों की स्थिति बद से बदतर है। शिक्षा के नाम पर हमारे जो आज के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, वो ऊट-पटांग बयान देने के लिए तो आगे आते हैं कि चर्चा में रहना है, लेकिन सरकारी विद्यालय आप शिक्षा मंत्री हैं, सरकारी विद्यालयों में किस तरह से शिक्षा को अच्छे से आगे प्रमोट किया जाए कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे आगे चल के कुछ कर सकें, इस पर उनका ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन ऊट-पटांग बयान दे रहे हैं। तो 85 पर ध्यान कहाँ दिया? आपने व्यक्तिगत किसी एक जाति को आगे बढ़ा दिया, जाति से आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। जब समाज में 85% को आपने जिसका नारा लगाया था, उस पूरे समाज को आप आगे बढ़ाते, तो आप उसके नेता कहलाते। अभी तो आप एक जाति के नेता बनकर रह गए। जाति के नेता ओपी बिल्कुल। राजभर भी तो जातीय के नेता हैं। देखिए, हाँ, ये बात सही है कि जाति के नेता हैं, लेकिन उस जाति के नेता हैं जिस जाति को कोई जानता नहीं था। गर्त में से खोद करके निकाला है और वो एक ऐसा समाज जो भारत के लिए लड़ा है, ऐसे लोगों को इन्हीं लोगों ने गर्त में दबा दिया था, उसको खोद करके निकाला है। और ठीक है, हमने शुरुआत की अपनी जाति से, लेकिन आज हम तमाम ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ने में शोषित वंचित जागरण जो रैली हमने की, इसीलिए की कि जागो और अपने अधिकार को समझो। अगर हम आपने बात की कि ओपी राजभर जाति के नेता हैं, अगर हम जाति के नेता होते तो हम शिक्षा पर बदलाव कभी नहीं चाहते, क्योंकि शिक्षा पे अगर बदलाव होगा तो ये व्यक्तिगत किसी एक जाति के बच्चे को लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले ब्राह्मण के बच्चे से लेकर के एक चमार जाति के बच्चे तक को भी वो लाभ मिलेगा। तो हम जाति के नेता नहीं हैं। हमारी जो मांगे हैं वो संपूर्ण जो भी जनता है उन सबको वो लाभ मिलेगा और इस लाभ के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। अभी 33% महिलाओं का आरक्षण मिला, तो ये किसी व्यक्तिगत जाति के लिए तो नहीं मिला ना, सभी महिलाओं को मिला। अब अपनी काबिलियत दिखाइए और आरक्षण का लाभ उठाइए। मैम आप जब शोषित वंचित जागरण महारैली के लिए आप लोगों को हर एक जिला में जाकर इकट्ठा कर रही थी, तो बहुत सारे मंचों पर आप लोग का ये बाइट देखने को मिलता था कि भाषण में कि
95 लाख हैं राजभर पूरे बिहार में, और आप लोग का तो प्रतिशत में भी नहीं आया है संख्या। हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं ये जो भी रिज़ल्ट आया है ये बहुत असंतोषजनक रिज़ल्ट आया है, क्योंकि देखिए आरजेडी के जो मेन मुखिया हैं उनका निवास पैतृक निवास गोपालगंज है। गोपालगंज में ही राजभरों की संख्या उतनी होगी जितनी इन्होंने पूरे बिहार में ला करके दी। जगदानंद जी इनके प्रदेश अध्यक्ष, कैमूर जिला पैतृक निवास है इनका। उससे ज़्यादा संख्या में कैमूर जिला में राजभर निवास करता है। अरे अगर तुम विधायक बने हो, सांसद बने हो, तुम्हारा बेटा सांसद है, तो किसके वोट से सांसद बना है? तुम अपने वोटर्स को नहीं जानते हो, उनकी आबादी को तुमने बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया है। तो ये बहुत ही असंतोषजनक कार्य हुआ है और मैं चाहूँगी कि दोबारा से होना चाहिए जातिगत जनगणना, क्योंकि बहुत से ऐसे गांव, बहुत से ऐसे क्षेत्र, बहुत से ऐसे ज़िले भी अभी बचे हैं जहां पर कोई जनगणना के लिए पहुंचा ही नहीं एक है। बहुत बड़ी आबादी है जो इस जाति जनगणना का समर्थन में है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? जो मतलब यही ना हुआ जिसका कम आया वो विरोध कर रहा है और जिसका ज़्यादा आया वो तो समर्थन में है। तो इसका मतलब तो सही इसको माना जाएगा, जितना परसेंट रहेंगे उतने परसेंट आपको दिखाया जाएगा। नहीं तो आप इसका आकलन करिए ना, नहीं तो फिर इस बार जो सुधाकर सिंह कैमूर से जीते थे ना, तो कैमूर के लोग वहाँ उनको हराने की भी क्षमता रखते हैं। भाई जब आप मानने को तैयार नहीं हो कि इतनी आबादी, और सबसे मेन बात ये है कि आप बिहार राज्य के मुखिया हैं और एक घर के मुखिया को अगर नहीं पता होगा कि हमारे घर में कितने सदस्य हैं तो वो मुखिया बिल्कुल बेकार मुखिया है। और उसी तरह से हम राज्य की बात कर रहे हैं कि आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और आपको ये नहीं पता है कि हमारे राज्य में किस जाति के कितनी आबादी है, आप मानने को तैयार नहीं हो। अगर आप उस जाति को मानने को तैयार नहीं हो तो फिर हम भी अब आपको मुख्यमंत्री की गद्दी से हटा करके रहेंगे। आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, आप मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं है। अच्छा मैम, आपके नेता जो है फिलहाल में एनडीए के साथ है, ऐसा लग रहा है कि पूरे देश भर में जो है भाजपा सही काम कर रही है, ईमानदारी से बताइएगा। ईमानदारी से अगर मैं बताऊं तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें बीजेपी ने बहुत अच्छी की हैं जो 76 वर्षों में कभी नहीं हुआ। धारा 370 हटी, बीजेपी का बहुत बड़ा का इसमें योगदान रहा। और सोचिए, देखिए हम सब देखिए अभी भी देश में जितने रोजगार की बात की गई थी नहीं हुआ सब। आज गैस सिलेंडर के जो दाम है वो आसमान पर हैं। गैस सिलेंडर का मुद्दा हम लोग बहुत आसानी से उठा लेते हैं, ठीक है। लोग बोल रहे हैं महंगाई बढ़ रही है ना। तो सड़क पर आप जिस समय ऑफिस छूटते हैं उस समय इतना ट्रैफिक होता है 4 पहिया वाहनों का। अगर महंगाई है तो 4 पहिया वाहन कहाँ से? यार मैं मानती हूँ महंगाई बढ़ी है, लेकिन डेवलपमेंट भी तो उसी हिसाब से हो रहा है ना। और डेवलपमेंट हमारे और आपके पैसे से ही होता है। सरकार स्पेशली नोट छपवा करके डेवलपमेंट नहीं करती है, हम ही आपसे वो पैसा लेती है और डेवलपमेंट करती है। तो कहीं ना कहीं जो भी हो रहा है, देखिए लोग बोल रहे हैं सरकारी नौकरी ख़त्म हो रही है, ठीक है। सरकारी नौकरी ख़त्म करने का लोग बोल रहे हैं कि निजीकरण कर दिया है, पूरा रेलवे भी हो रहा है ना, निजीकरण कर दिया है। आप ये बताइए, समर्थन में है निजीकरण? देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, रेलवे भारतीय धरोहर है, ठीक है। जब तक सरकारी था, आप सरकारी रेलवे स्टेशनों में और प्राइवेट रेलवे स्टेशनों में एक फ़र्क देखिएगा। और ये जनता के मुंह पे तमाचा है। ये सोचने वाली बात है कि रेलवे हमारी धरोहर है, हम उसी जगह पर बैठते हैं, लेकिन सरकारी जितने भी रेलवे स्टेशन है वहाँ पे लोग जहाँ मन करता है थूकते हैं। और प्राइवेट स्टेशनों में आपकी थूकने की हिम्मत होगी? करोड़ों रुपए सरकार को सिर्फ रेलवे स्टेशनों को साफ करने में खर्च करना पड़ता था। तो हम कितने सही हैं? एक जनता को भी उसी हिसाब से जागरूक होना पड़ेगा। प्राइवेटेशन के पक्ष में है? मैं इसलिए पक्ष में हूँ कि जब तक सरकारी नौकरी लोग करते थे ना, सरकारी नौकरी पा लिए तो इतना खुश हो गए थे लोग कि चलो अब 1 महीने की फिक्स तनख्वाह आएगी और हम काम करें या ना करें। देखिए बहुत सारी चीज़ें आज जो भी मनी ट्रांसफ़र का हो रहा है ना, ऑनलाइन डिजिटल इंडिया हो गया, ठीक है। हम सब उसका लाभ उठा रहे हैं, गाँवों में भी लाभ उठा रहे हैं। अब डाकघर थे, ठीक है, अगर क्या जो चीज़ प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने सोची वो चीज़ अगर डाकघर के लोगों ने सोची होती, सबसे सुरक्षित जगह थी पैसे को निवेश करने का डाकघर। लेकिन डाकघर के लोगों ने सरकारी नौकरी पाने के बाद क्यों नहीं सोचा कि हम लोग इसका डिजिटलाइजेशन करें?
उनको भी सोचना लेकिन चाहिए मैम था। वो दूसरा एग्जांपल होगा, जिस प्राइवेटेशन की बात कर रहे हैं तो उसका किराया भी तो बढ़ेगा, और नहीं दीजिएगा तो फिर आपको वहाँ से धक्के मार कर निकाल दिया जाएगा। अभी आलम ये है कि आपके पास अगर टिकट नहीं रहता तभी आप यात्रा कर पाते हैं, लेकिन जब प्राइवेटेशन हो जाएगा तो ये संभव नहीं होगा। तो फिर गरीब देखिए, गुरबा का क्या होगा इस देश में, जबकि एक बहुत बड़ी आबादी है गरीबों की। गरीब की आबादी है, सही है, ठीक हुँ, है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि हमारे देश में गरीब निवास करता है, हुँ, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो सबसे बड़ा, अब देखिए, बोलते हैं ना कि गुजराती दिमाग में बहुत तेज होता है, हुँ, तो हम आप जाते हैं गुजरात में हुँ, मजदूरी करने के लिए, या जितने भी डेवलप सिटी हैं वहाँ पे जाते हैं मजदूरी करने के लिए। हुँ, अगर वही चीज़ हम अपने यहाँ शुरू कर दें, देखिए आपको अपने यहाँ सब्जी बेचने में शर्म आएगी, लेकिन बिहार का ही आदमी जाके गुजरात में सब्जी बेचेगा तो उसको शर्म नहीं आएगी। तो हुँ, वही काम अपने यहाँ करिए ना। हुँ, तो मुझे प्राइवेटकरण से कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्योंकि दिक्कत नहीं है। मुझे इसलिए दिक्कत नहीं है, देखिए, हुँ, सरकारी नौकरी मिलने के बाद लोग इतने निकम्मे हो जाते हैं, जैसे सरकार निकम्मी है ना, हुँ, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, हम सभी लोग चिल्लाते हैं। हुँ, जैसे सरकार निकम्मी है, उसी तरह से सरकारी जॉब मिलने के बाद भी एक आदत सी हो जाती है कि पैसा तो आ ही रहा है, अब निजीकरण हो रहा है ना, हुँ, निजीकरण में अब आप मेहनत करिए हुँ। और मेहनत का फल पाइए। लेकिन प्राइवेट में जॉब में जो है सैलरी बहुत कम होती है। कहाँ सैलरी कम होती है? बहुत कम होती है। अभी आप देखिए जो वॉचमैन होते हैं उनकी सैलरी को मिलाइए और जो सरकारी वॉचमैन है उनके सैलरी को मिलेगा तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है। देखिए, इसमें भी सरकार का घोटाला है, मैं बता दूँ, क्योंकि हुँ, सरकार के पास सरकार एक नियम निकालती है कि जो भी प्राइवेट कंपनियाँ हैं, हुँ, उन पे इतनी सैलरी होनी चाहिए, हुँ, ठीक है? अब वो लोग नहीं देते हैं, तो उसका भी ब्यौरा जब सरकार ऑडिट करती है, हुँ, हुँ, निजी कंपनियों में ऑडिट होता है, तो हुँ, ये लोग जो बना करके दे देते हैं रिपोर्ट कि हाँ, हम अपने एम्प्लॉइज़ को दे रहे हैं। पहली बात तो अब जो भी एम्प्लॉइज़ हैं उनकी रिपोर्ट सबके अकाउंट में जा रही है। हुँ, तो अकाउंट में जा रही है तो सबको सब कुछ पता है। तो सरकार को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जितना हमने नियम निकाला है कि इतनी सैलरी एक प्राइवेट एम्प्लॉयी की होनी चाहिए, उतनी सैलरी अगर इसको नहीं मिल रही है, तो उन कंपनी पर आप लोग क्यों नहीं शिकंजा कसते हैं? उन पे शिकंजा कसिए। और हुँ, ऐसा है, हर प्राइवेट सेक्टर में भी एक सैलरी फिक्स है कि अगर देखिए, जो काबिलियत के हिसाब से काम होता है हुँ, ना? अगर आप मान लीजिए चपरासी हैं, तो हुँ, वहाँ पे भी एक है कि चपरासी को इतनी सैलरी मिलेगी। अब नहीं देते हैं लोग तो सरकार को उस पे काम करना चाहिए। हुँ, ये नहीं कि प्राइवेट कंपनियों ने जो ब्यौरा बना करके दे दिया, हुँ, उस पे उन्होंने स्टैम्प लगा दी कि हाँ, आप ठीक हैं, और वो भी अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, क्योंकि चुनाव के टाइम पे तो हमको पैसा चाहिए, हुँ, तो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ पैसा देती हैं। हुँ, तो उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। मुझे निजीकरण से कोई समस्या नहीं है। हुँ, आप बोल रहे हैं निजीकरण में पैसा नहीं है, आप अपनी काबिलियत दिखाइए। निजीकरण में लोग यहाँ पे सरकारी नौकरी करके 50,000 60,000 रुपए के लिए लोग तरसते हैं ना कि किसी भी तरह से सरकारी नौकरी लग जाए जी, और हमें 50,000 रुपए महीना आने लगे। हुँ, मैं आज राजनीति में हूँ, हुँ, इससे पहले मैंने 12 साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम किया है। 90,000 रुपए मैंने प्राइवेट सेक्टर से सैलरी उठाई है। हुँ। तो तो मतलब प्राइवेट आपके हिसाब से ठीक है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, सरकारी में आप बंधे हुए हैं। अब आप सोच रहे हैं सरकारी नौकरी है, अब हम ऊब रहे हैं इस नौकरी से, कोई ऑप्शन नहीं है, इसको छोड़ देंगे तो क्या करेंगे? लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपको जैसे ही कोई बेहतर ऑप्शन दिखा, हुँ। आपने रिज़ाइन दिया और आप उस जगह पहुँच गए। चलिए, तो देखिए ये अनिल रावत सिंह और तमाम सवालों के जवाब जो है काफ़ी बेबाकी से दी। इसको कैसे आप देखते हैं? कमेंट कर दीजिए और वीडियो जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।